हेलो वेलकम बैक एट स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। सो बच्चे आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नेम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। ठीक है। सो बच्चे इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो बच्चे सबसे पहले हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि दुनिया की किसी भी चीज़ को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर। कोई भी चीज़ अगर जगह कवर कर रही है, ठीक है, कोई भी फाइनाइट स्पेस कवर कर रही है, उसका मास है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? मैटर का नाम देते हैं। सो बच्चे सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन होता है हाउ मैटर इज कंपोज्ड ऑफ। क्या कोई मैटर है दुनिया का? वो बना किसका होता है? तो सबसे पहले था जिसने बात करी थी, जिसके माइंड में क्वेश्चन आया हाउ मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, उस पर्सन ने बात करी, उसका नेम था महर्षि कनद। ये एक फिलोसफर थे बच्चे। ठीक है। तो इन्होंने एक वर्ड दिया, संस्कृत का वर्ड था जिसका नाम है परमाणु। इन्होंने बोला कि दुनिया को कोई भी मैटर है ना, वो परमाणु से बना होता है। किसका बना होता है? परमाणु का। परमाणु का बेटा संस्कृत लैंग्वेज में मीनिंग होता है अल्टीमेट और फाइनल। इन्होंने एक बात कही कि दुनिया को कोई भी चीज़ है परमाणु से बना होता है, और परमाणु से छोटी चीज़ दुनिया में कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती। परमाणु ही दुनिया की सबसे छोटी चीज़ है। ठीक है। उसके बाद बच्चे हमारे पास साइंटिफिक एक दो साइंटिस्ट है जिसका नाम था बच्चे डेमोक्रिटस। ठीक है। और एक दूसरे का नाम था ल्यूकिपोस। ठीक है। इन दोनों ने बच्चे परमाणु को एक नेम दे दिया। इन्होंने बोला परमाणु को हम बोल देते हैं। परमाणु को नेम किसने दिया? सबसे पहले अगर आपको परमाणु को नेम दिया गया एटम। क्या दिया गया बच्चे? एटम। तो एटम नेम किसने दिया था? तो आपका आंसर होगा बच्चे मेनली तो डेमोक्रिटस इसके नाम पे फेमस है कि डेमोक्रिटस ने दिया था, लेकिन इन दोनों ने इकट्ठे काम किया था। ल्यूकिपोस एंड डेमोक्रिटस ने, इन दोनों ने दिया था मिलके। ठीक है। समझ में आ रही है बच्चे बात? तो बच्चे इन्होंने परमाणु को क्या नाम दिया? एटम दिया। तो एटम क्यों दिया बच्चे? बिकॉज एटम का अगर मीनिंग बताऊं, एटम का इन ग्रीक लैंग्वेज में मीनिंग, बच्चे कौन सी लैंग्वेज में, ये भी पता होना चाहिए किस लैंग्वेज में। बेटा एटम का ग्रीक लैंग्वेज में मीनिंग होता है इनडिविजिबल। क्या होता है? इनडिविजिबल। इज इट क्लियर बच्चे? एटम का ग्रीक लैंग्वेज में मीनिंग क्या होता है बच्चे? इनडिविजिबल। ठीक है। इसलिए इन्होंने बोला कि चाहे बोलो परमाणु, परमाणु का मतलब ही क्या है? फाइनल, अल्टीमेट, जो चीज जिसको हम आगे फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, यानी कि वही सबसे छोटा है। सिमिलरली बच्चा एटम का मतलब भी क्या है ग्रीक में? इनडिविजिबल, यानी कि जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, यही सबसे छोटा है। तो बच्चा सबसे पहले जिसने स्टार्ट करा, यानी कि सबसे पहले इसको तो नेम दिया गया परमाणु के बारे में, उसके बाद किसने एटम को स्टडी किया? ठीक है। समझ में आ रही है बात? ध्यान से सुनना बच्चे। तो बच्चे उस पर्सन का नेम था डाल्टन। क्या था? डाल्टन। सो इसने क्या बात करी बच्चे? डाल्टन पता क्या मानता था? डाल्टन मानता था कि हर एक चीज दुनिया की किसकी बनी होती है? एटम की बनी होती है। तो जैसे महर्षि कनद ने बोला परमाणु की बनी होती है, डाल्टन कहता परमाणु की नहीं, एटम की बनी होती है। जस्ट नेम ही तो दिया था ना। डेमोक्रिटस ने परमाणु को एटम नेम दे दिया था, और डाल्टन कहता परमाणु की बोल लो चाहे एटम की बोल लो, पर डाल्टन कहता तो दुनिया की कोई चीज़ किसकी बनी होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल एटम की बनी होती है। ठीक है। दूसरी बात बच्चे इसने क्या बोली कि मान लीजिए मेरे पास एक आयरन का मटेरियल है और दूसरी साइड मेरे पास एक वुड का मटेरियल है। समझ में आ रही है बात? वो कहता आयरन के जो एटम्स होंगे वो अलग बिहेवियर होगा उनका, एंड जो वुड के एटम्स होंगे उनका बिहेवियर अलग होगा। समझ में आ रही है? यानी कि डिफरेंट एलिमेंट हैज डिफरेंट बिहेवियर। इतनी बात समझ में आ रही है? अब बिहेवियर का मतलब ध्यान से समझो। जो आयरन के एलिमेंट का मास होगा, यानी कि उनका वेट होगा, वो डिफरेंट होगा। जो अगर बात करूँ कॉपर के, कॉपर एलिमेंट के एटम्स के वेट के। समझ में आ रही है बात? जो आयरन के एलिमेंट के एटम्स का वेट है वो डिफरेंट होगा किन के एटम्स के वेट के? कॉपर के एटम के वेट में। समझ में आ रही है बात? और इन्होंने क्या बात करी बच्चे? इन्होंने बोला कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो पार्टिसिपेट कौन करता है उसमें? वो एलिमेंट नहीं करता बच्चे, एलिमेंट के एटम्स करते हैं पार्टिसिपेट। समझ में आ रही है? एटम बेसिकली इन्होंने क्या बताया? एटम एक ऐसी चीज होती है, बेसिकली यही एटम ही होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। समझ में आ रही है इतनी बात? तो और इन्होंने क्या बोला बच्चे कि अगर मान लीजिए हमारे पास आयरन है तो आयरन में मैनी नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्ट करेंगे, और उन्होंने बात करी कि हर एक एटम का वेट भी क्या होगा? सेम होगा। हर एक एटम का वेट क्या होगा बच्चे? सेम होगा। बच्चे मैं जो जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो और उसको कॉपी पे नोट भी कर लेना। ठीक है। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने वाला है। तो एट लास्ट इन्होंने बच्चे क्या बात करी? इन्होंने बोला जब भी कोई एक एलिमेंट के एटम, जब भी कोई एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं फिक्स्ड रेशो में, जब भी किसी एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं फिक्स्ड रेशो में, तो वो क्या देते हैं हमें बच्चे? वो देते हैं हमें कंपाउंड। क्या देती है? कंपाउंड। मैं रिपीट कर देता हूं बच्चे। सबसे पहले इन्होंने पहली बात क्या करी कि दुनिया की कोई भी चीज़ किससे बनी होती है? एटम से बनी होती है। दूसरी बात इन्होंने बोला कि हर एक एलिमेंट के एटम्स का बिहेवियर डिफरेंट होता है किसी अदर एलिमेंट के एटम से। यानी कि दूसरी बात, तीसरी बात बच्चे बिहेवियर का मतलब कि मान लीजिए
आयरन के एलिमेंट के जो एटम्स का वेट है उनका डिफरेंट होगा किसके एलिमेंट के एटम के वेट से, मान लीजिए कॉपर के। ठीक है, तो इन्होंने चौथी बात कौन सी बोली बच्चे, जो थी कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है, एक एटम ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एंड फिफ्थ बात बच्चे इनकी कौन सी थी, एक एलिमेंट जब भी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है ना, ऐसे ही नहीं कंबाइन हो जाता है, एक फिक्स्ड रेशियो में होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक था बच्चे हाइड्रोजन था एंड दूसरी साइड मेरे पास एलिमेंट था क्लोरीन का। ठीक है, तो बेटा ये कंबाइन हुए आपस में, कंपाउंड कौन सा देते हैं हमें, ये देते हैं HCl। क्या देते हैं, HCl। ये 2 लेंगे हम, ठीक है, ये भी 2 लेंगे बिकॉज ये मॉलिक्यूल की फॉर्म डाइटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बच्चा में क्या देंगे, HCl देंगे। क्या देंगे, HCl। तो किस रेशो में कंबाइन हुए, 1:1 में कंबाइन हो गए ये आपस में। ठीक है ना बच्चे, हमेशा कब कैसे कंबाइन होते हैं, फिक्स्ड रेशो में कंबाइन होते हैं। अगर मैं आपको बात करूँ H2O की, तो ये 2:1 में डिवाइड है आपस में। हाइड्रोजन के 2 लिए एंड ऑक्सीजन का 1 लिया। समझ में आ रहा है, कभी HO तो नहीं देखा ऐसे इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करे, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता इंडिपेंडेंट। क्लियर है ना, आगे मूव करते हैं बच्चे। सो अगर सिंपल लैंग्वेज बच्चे हमें एटम की डेफिनेशन देनी हो तो हम क्या देंगे, हम बोलेंगे एन एटम इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट। एक एटम क्या होता है, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो किसी केमिकल रिएक्शन में क्या करता है बच्चे, पार्टिसिपेट करता है। सिंपल। एंड बच्चे एंशिएंट टाइम में अगर आपने सुना हो कभी कि जब भी कोई मान लीजिए लाइटनिंग होने लगी, यानी कि बिजली चमकने लगी, या कभी ज्वालामुखी आ गया, या कभी भूचाल आने लग गया, तो ये जो ऋषि मुनि होते थे ना, ये पता क्या मानते थे, ये मानते थे कि ऐसा इसलिए होता है कि भगवान यानी कि ईश्वर वो रूठ गए ह्यूमन जाति से, यानी कि कुछ इतने क्राइसिस हो रहे हैं इस धरती पर, तभी ये सब सिचुएशन आती है। जब कहीं बिजली चमकने लग गई, तेजी से बादल गिड़गिड़ाने लगे, या फिर ज्वालामुखी आ गया, जब भूचाल आने लग गया, वो ऋषि मुनि ऐसे ही सोचते थे कि इससे ना भगवान नाराज हो गया है ह्यूमन जाति से। बट उसके बाद ना एक पर्सन था जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहता कि ऋषि मुनि आप गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये इट इज़ जस्ट फिजिकल फिनोमेना। वो कहता मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूँ। वो कहता ये ऐसा कुछ नहीं होता कि बिजली चमकने लगी का मतलब ये है कि भगवान नाराज हो गया, ईश्वर नाराज हो गया है। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया बच्चे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इसने क्या किया, एक काइट बनाई। क्या बनाई, एक काइट, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेटा इसको आप डिटेल में पढ़ोगे अपने हायर स्टैंडर्ड्स में। फिलहाल मैं आपको जस्ट हल्की फुल्की स्टोरी बताने लगा कि ये सारी सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई, एटम की स्ट्रक्चर के बारे में कैसे डील किया गया। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बच्चे सबसे पहले क्या बनाई, एक काइट बनाई। ठीक है, और इसने काइट को ना उड़ा दिया एक मेटेलिक थ्रेड के साथ। मेटेलिक थ्रेड के साथ, किसके साथ उड़ाया बच्चे, एक मेटेलिक पतला सा थ्रेड लिया, उसके साथ इसने काइट उड़ा दी। एंड काइट की जो बेटा जो जैसे ये काइट है, ठीक है, एंड इस काइट की पूंछ के साथ ना बच्चे इसने एक की टांग दी। क्या टांग दी, की। क्या हैंग कर दी बच्चे पीछे, एक की हैंग कर दी। ठीक है, जो मेटेलिक की थी। तो बेटा जब इसने काइट को उड़ाया ना, ये देखो काइट, ठीक है, यहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन खड़ा मान लीजिए। ठीक है, तो बेटा ये जब काइट को उड़ा रहा था, ठीक है, इसने क्या देखा, इसी काइट को ना अमेरिका में उड़ाया इसने। कब उड़ाया, एक पूरी अंधेरी रात में उड़ाया जहाँ पे बिजली काफ़ी चमक रही थी। ठीक है, जब काइट को उड़ाया ना इसने मेटेलिक थ्रेड के साथ, तो इसको थोड़ा सा अपने हाथ पे क्या लगा बच्चे, झटका लगा। क्या लगा, झटका, शॉक लगा एक बार। तो जब इसने काइट को नीचे उतारा, फिर इसने की उतार ली यहाँ से। ठीक है, इसी की के साथ उसने एक बेल को भी चलाकर दिखाया। क्या, किसको चलाकर दिखाया, एक बेल को। इट मीन्स बच्चे इसने ये प्रूव कर दिया कि असल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर भी क्या हो चुकी है बच्चे, प्रोड्यूस हो चुकी है। क्या हो चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोड्यूस हो गई है। सो बेटा इसी की के साथ उसने एक बेल को चलाकर दिखाया। अब बेल को चलाकर दिखाने का मतलब क्या था, किसने ये प्रूव कर दिया ये जो बिजली चमकती है ना, बेसिकली ये सारा का सारा क्या है बच्चे, ये इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है। कैसा फिनोमिना है, इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है। ऐसा नहीं हो रहा कि इससे ईश्वर नाराज हो रहा है इसलिए आपको चमक दिखाई दे रही है, इसकी वजह से आपको साउंड आ रही है ऊपर से। इसका मतलब ये नहीं था। फ्रैंकलिन ने ये प्रूव कर दिया पहली बार कि जब ऐसा कोई होता है सिचुएशन, लाइटनिंग होती है, जब आपको साउंड आने लगती है, जब बादल गिड़गिड़ाने लगते हैं, इसमें कोई ऐसा फिनोमिना नहीं होता बच्चे। इसमें क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रिकल फिनोमिना होता है जिसके कारण ये सब हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद बेटा उसके बाद आया हमारे पास जे थॉमसन। कौन आया बच्चे, जे थॉमसन। इसने पहली बार सोचा, वो कहता अगर ऐसा हो सकता है, अगर मान लीजिए सच में अगर ऐसा ही हो रहा है, अगर इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है, अगर आसमान में ये सब हो रहा है, मून में अगर ये सब हो रहा है, इलेक्ट्रिकल फिनोमिना हो रहा है, क्या मैं इसको अपने लैब में ऐसा सिचुएशन नहीं क्रिएट कर सकता? क्या इसी इलेक्ट्रिसिटी को मैं अपने लैब में क्रिएट नहीं कर सकता? तो इसने पहली बार सारी सिचुएशन क्रिएट करी अपनी लैब में। कैसे करी, अब ध्यान से समझना बेटा। सबसे पहले एक छोटी सी बात समझो, मुझे इतनी बात दो, जैसे जैसे बच्चे आप हाइट पे जाते हो,
अर्थ से आप ऊपर जा रहे हो तो प्रेशर कम होता है, इतनी बात मानते हो ना। मैं एक बात लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे जैसे बच्चे हम हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, कम होने लगता है। प्रेशर क्यों कम होने लगता है बच्चे, बिकॉज गैसेस कम हो जाती है ना ऊपर जाके। आप सभी को पता होगा, सिंपल सी बात बताता हूँ, सिंपल याद कर लो बच्चे, जैसे जैसे हम हाइट पे आते हैं प्रेशर क्या होने लगता है बच्चे, रिड्यूस होने लगता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं बेसिकली गैसेस की अमाउंट कम हो जाती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बेटा इसने क्या किया, सेम सिचुएशन क्रिएट करी अपनी लैब में। लैब में सिचुएशन क्रिएट करने के लिए इसने क्या करा, एक ट्यूब लेकर आया। क्या लेकर आया बच्चे, एक ट्यूब। अब मैं ट्यूब ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना आपको, ठीक है। इसने क्या क्रिएट करा बच्चे, सबसे पहले लेकर आया अपने पास एक ट्यूब। ये देखो, ये इसकी है ट्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी ट्यूब है। और बेटा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसने क्या करा, एक मेटेलिक प्लेट्स लेकर आया। दो मेटेलिक प्लेट लगाई इसने, एक ये वाली प्लेट और एक ये वाली प्लेट। और इस मेटेलिक प्लेट को बच्चे इसने क्या करा, हाई वोल्टेज बैटरी से ज्वाइन कर दिया। हाई वोल्टेज बैटरी, बेटा हाई वोल्टेज बैटरी में क्यों बोल रहा हूँ बेटा, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। जो बड़े वाला होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटे वाला होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। इसने क्या करा, वही सिचुएशन अपनी लैब में क्रिएट करने की कोशिश करी। अब कैसे कोशिश करी इसको थोड़ा ध्यान से समझो। इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए इसने क्या करा, काफ़ी हाई वोल्टेज बैटरी लगा दी, अप्रोक्सीमेटली 10,000 वोल्टेज लगा दी, काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा। और दो इसने क्या लगाई बच्चे, मेटेलिक प्लेट्स लगाई। मेटेलिक प्लेट लगाएगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएगा ना बेटा। जब ने इसने क्या करा, फिलहाल मेटेलिक प्लेट लगा दी। ये क्या है, मेटेलिक प्लेट, ठीक है। ये क्या बच्चे, मेटेलिक प्लेट। आप सभी को पता होगा, जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ मेटल ज्वाइन होती है, जो मेटल नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन होती है उसको हम नाम देते हैं कैथोड का। किसका, कैथोड का। एंड जो मेटल बच्चे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन होती है उसको हम नेम देते हैं बच्चे एनोड का। इस पे सारे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे सारे नेगेटिव चार्ज है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो बच्चे इसने, अब आपको पता है ऊपर क्या होती है, अगर आप हाइट पर जाते हो गैसेस तो होती है, लेकिन ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होती है, कम हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, ठीक है। नॉर्मली कौन सी गैसेस रह जाती है, सारी इनर्ट गैसेस रह जाती है ऊपर जाकर। अगर देखो तो सन में मोस्टली कौन सी गैसेस, अगर सन की बात करूँ तो बच्चे सन में आपको सभी को पता होगा कि हीलियम बहुत पाई जाती है, ठीक है। मतलब ऊपर ऊपर जैसे जा रहे हो ना आप हाइट पे, तो इनर्ट गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है। सो इसने भी वही गैसेस ले ली अपनी सिचुएशन पे। इसने क्या करा बच्चे, अंदर हीलियम गैस भर दी। कौन सी गैस है, अंदर भर दी इसने हीलियम गैस। हीलियम गैस आप सभी को पता है बच्चे इनर्ट गैस होती है। इसने कौन सी, ना तो ऑक्सीजन भरी ना ही इसने कार्बन डाइऑक्साइड भरी। क्यों नहीं भरी, बिकॉज ये बिल्कुल सेम सिचुएशन क्रिएट करना चाहता है जैसे किसने इमेजिन किया था, फ्रैंकलिन ने इमेजिन किया था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना कि इलेक्ट्रिकल फिनोमिना होता है। सिमिलरली इसने अपने लैब में क्रिएट करने की सिचुएशन कोशिश करी, ठीक है। इसने भी कौन सी गैस ले ली बच्चे, हीलियम ले ली। हीलियम क्यों ली, बिकॉज ऊपर ज़्यादातर कौन सी गैसेज होती है, इनर्ट गैसेज होती है। तो उसके बाद इसने बेटा क्या किया, साथ में एक बार लगा दिया संक्शन पंप। यहाँ पे इसने क्या लगा दिया बच्चे, जैसे वैक्यूम पंप होता है ना, उसका नेम ही होता है सक्शन पंप भी बोल लेते हैं, आपकी बुक में लिखा होगा सक्शन पंप। बेटा सक्शन पंप उसने क्यों लिया, बेसिकली वो उसने, आपको पता है, अब आपको पता है जैसे जैसे आप हाइट पे जाती हो प्रेशर क्या होता है, कम होता है। प्रेशर क्या होता है बच्चे, कम। सो सक्शन पंप बेटा उसने इसलिए लगाया ताकि अपनी ट्यूब के अंदर प्रेशर को कम कर सके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बिकॉज प्रेशर को कम करना था, ठीक है। बिकॉज उसने क्या करना था बच्चे, प्रेशर को कम करना था, इसलिए उसने क्या ले लिया, इसलिए उसने क्या लिया बच्चे, सक्शन पंप साथ में लगा दिया। एंड बच्चे कितना प्रेशर कर दिया उसने अंदर। नॉर्मली आपको पता होगा हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है स्टैंडर्ड अगर मान के चलिए वो होता है 760 mm ऑफ Hg। बेटा अभी आपने प्रेशर चैप्टर पढ़ा नहीं ना, इसलिए आपको नहीं पता होगा कि 760 mm Hg ये क्या होते हैं। बेटा ये प्रेशर के यूनिट्स होते हैं mm ऑफ Hg, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं होते, लेकिन mm ऑफ Hg इज ऑल्सो यूनिट्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझ पा रहे हो। तो इसने क्या किया, सक्शन पंप लगा दिया, प्रेशर को रिड्यूस कर दिया। कहाँ तक रिड्यूस कर दिया बच्चे, उसने अंदर पता कितना प्रेशर क्रिएट कर दिया, उसने क्रिएट कर दिया अंदर प्रेशर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.01 से लेकर 0.001 mm ऑफ Hg तक प्रेशर ले गया वो, ठीक है। इतना उसने अंदर प्रेशर कम कर दिया। किसकी हेल्प से किया, सक्शन पंप की हेल्प से, क्योंकि नॉर्मल प्रेशर तो इतना है 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। प्रेशर कम करने के लिए सक्शन पंप लगाना पड़ेगा। सक्शन पंप समझते ना बच्चे, एक ऐसा पंप जो अंदर से सारी हवा को बाहर निकाल देगा, सारी गैस को बाहर निकाल देगा, ठीक है। सक्शन पंप की हेल्प से हमने क्या कर दिया, प्रेशर को अंदर कम कर दिया। क्यों कम किया, बिकॉज
मैंने बोला अभी आपको, ये अपनी लैब में सेम सिचुएशन क्रिएट करना चाहता है जैसे फ्रैंकलिन ने देखा था कि जब बिजली चमकती है, वो हाइट पे चमकती है ना, तब वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कम होता है। प्रेशर क्यों कम होता है, बिकॉज हाइट पे जाके प्रेशर बचे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बेटा इसके अंदर बेसिकली अब क्या है, गैस है। ये सारा प्रोसीजर करने के बाद, एक गैस फिल करने के बाद, ये 2 मेटेलिक प्लेट लगाने के बाद, प्लस एक साथ बैटरी ज्वाइन करने के साथ, इसने क्या ऑब्जर्व किया बच्चे, इसने ऑब्जर्व किया कि अंदर उसको चमक दिखाई देने लगी। क्या दिखाई देने लगी बच्चे, अंदर उसको एक चमक दिखाई देने लगी, बिल्कुल सिर्फ चमक दिखा रही थी, चमक दिख रही थी, प्लस उसको साउंड आ रही थी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, उसको क्या दिखाई देने लगा, एक लाइट दिखाई देने लगी। एक तो उसको बेटा यहाँ पे लिखता हूँ मैं साइड पे, एक तो बेटा उसको लाइट दिखने लगी, प्लस उसको एक साउंड आने लगी। एक तो लाइट दिखने लगी, उसको एक साउंड आने लगी। तो इट मीन्स बच्चे इसने सेम सिचुएशन क्रिएट कर दी जैसे एटमॉस्फेयर पर हो रहा था हमारे, लाइक जैसी उसको हाइट पे बिजली चमकती थी, क्योंकि जब बिजली चमकती है एक तो लाइट दिखती है प्लस साउंड दिखती है। तो सारे पर्सन इसको क्या कहने लगे, सारे पर्सन इसको ना फिर ये अपने आप को मतलब भगवान समझने लगा कि मैंने भी ये सब क्रिएट कर दिया, कि मैं भगवान खुआने लगा अपने आप को, ठीक है। तो इसने इसको को ना सारी दुनिया वाले फिर एक स्पेशल नाम से बुलाने लगे जिसका नाम था सर जे थॉमसन। अभी तक सारे इसको जे थॉमसन के नाम से बुलाते थे ये एक्सपेरिमेंट से पहले, लेकिन जब इसने ये वाला एक्सपेरिमेंट कर दिया ना, अपने ही लैब में सेम बिजली चमकनी शुरू कर दी और ऐसे ही साउंड भी प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी, तो सारे ऋषि मुनि इसको सर जे थॉमसन के नाम से बुलाने लगे सारी दुनिया वाले, बिकॉज इसने अपने समझता था कि इसने बहुत बड़ा काम कर दिया। समझ में आ रही है बच्चे। तो इसको बेसिकली जब लाइट एंड साउंड आती है, इसको एक नाम दे दिया। आप सभी को पता होगा इसका हम एक स्पेशल नेम भी देते हैं जिसका नाम होता है बच्चे फ्लोरोसेंस। क्या होता है बच्चे, फ्लोरोसेंस। समझ में आ रही है। बेसिकली इसने क्या देखा बच्चे, एक मेटेलिक एक ग्लास ट्यूब ली बच्चे, उसमें क्या डाला, एक हीलियम गैस क्रिएट कर दी, 2 मेटेलिक प्लेट लगा दी और साथ में एक बैटरी लगा दी, हाई वोल्टेज बैटरी लगाई, ठीक है। अंदर प्रेशर क्या कर दिया, कम कर दिया। ये सब करने के बाद उसने क्या देखा कि लाइट एंड साउंड आने लगी, उसको अंदर चमक दिखने लगी प्लस उसको साउंड आने लगी। इट मीन्स उसको बोला गया फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस का मतलब चमक आने लगी, ठीक है, प्लस थोड़ी थोड़ी साउंड प्रोड्यूस करनी शुरू हो गई, ठीक है। इट मीन्स बच्चे ये सब क्या होने लगा, सेम सिचुएशन आ गई जैसे जब बिजली चमकती है। क्लियर है ना इतनी बात। तो बेटा अंदर बेसिकली है क्या था, चमक का मतलब रेज ही है, अंदर क्या है, रेज है। बेटा ये समझ में आ रहा है ना, मैं आपको थोड़ा तरीके से करवा रहा हूँ ये सब कैसे हो रहा है, क्यों अंदर उसने प्रेशर कम किया, क्यों हाई वोल्टेज बैटरी लेकर आया। समझ में आ रही है ना आपको ये सब, क्योंकि वो सब ये सारी सिचुएशन जैसे बिजली चमकती है वो बड़ी सिचुएशन अपनी लैब में क्रिएट करना चाहता था, इसलिए वो ये सब कर रहा था। समझ में आती है। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट, आपको पता होगा ये जो जे थॉमसन था ना, ये क्रिश्चियन था एक। तो आपको पता जो क्रिश्चियन होते हैं ना, उनके मोस्टली उन्होंने एक लॉकेट डाला होता है अपने गले में, प्लस का साइन वाला, ये आप सभी को पता होगा, ये साइन वाला एक लॉकेट होता है उनके पास, है ना। तो इसने क्या करा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसने क्या करा, इसी रे वाली ट्यूब में जो उसको चमक दिख रही थी, इसी चमक वाली ट्यूब ने उसने क्या किया बच्चे, ध्यान से देखना, मैं एक सेटअप बना लूँ। ये मेटेलिक प्लेट है, ये इसको कैथोड बोल रहे हैं और इसको हम क्या बोल रहे हैं, एनोड बोल रहे हैं, ठीक है। इसके साथ क्या लगाई हुई थी उसने, एक बैटरी लगाई हुई थी, है ना। इसको नेगेटिव टर्मिनल, इसको पॉजिटिव टर्मिनल, उसको क्या दिख रही है, अंदर चमक दिख रही है। सभी को समझ आ रही है। तो इसने क्या किया, एक थ्रेड की हेल्प से अंदर एक लॉकेट लमका दिया, ये वाला बिल्कुल सेंटर में से, बिल्कुल सेंटर में इसने क्या किया, थोड़ा पास में बिल्कुल सेंटर में इसने क्या किया, अपना लॉकेट हैंग कर दिया अंदर, ठीक है। बेटा जब लॉकेट हैंग किया ना, इसने क्या देखा, ऑब्जर्व क्या किया कि इस लॉकेट की परछाई ना, इस लॉकेट की परछाई इस प्लेट पर बन रही थी, इस लॉकेट की परछाई इस प्लेट पर बन रही थी ऐसे। इसने क्या ऑब्जर्व किया बच्चे, इस लॉकेट की परछाई इस प्लेट के ऊपर बन रही थी इस टाइप की, ठीक है। सो यहाँ से उसे क्या कंक्लूजन निकाला, आप सभी को पता होगा। मान लीजिए बच्चे यहाँ पर सन है, यहाँ पे सन है सपोज करो, ठीक है। अगर यहाँ पे सन है तो सन की यहाँ से अगर रेज आ रही है, ठीक है, तो आपने अगर मान लीजिए रास्ते में एक ब्लॉकेज क्रिएट कर दी, ठीक है, रास्ते में क्या कर दिया, एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रही, तो बेटा सन की शेडो कहाँ पे बनेगी, पीछे बनेगी ना। यहाँ पे शेडो का मतलब यहाँ पे जहाँ पे ब्लॉकेज करोगे आप, जहाँ पे ब्लॉकेज करोगे, यानी कि शेडो का मतलब ही क्या है, ब्लॉकेज ऑफ लाइट। लाइट की ब्लॉकेज कर दो, रोक दो लाइट को, जो पीछे उस ऑब्जेक्ट की क्या दिखेगी आपको, उस ऑब्जेक्ट की क्या दिखेगी बच्चे, परछाई दिखेगी। इट मीन्स बेटा जहाँ पे लाइट आती है ना, उसके पीछे बनती है शेडो, ये देखो। फिर उसने इट मीन्स यहाँ पे अगर शेडो बन रही है, उसने क्या देखा, शेडो कहाँ पे बन रही थी, इस प्लेट पे बन रही थी। अगर बेटा शेडो इस प्लेट पे बन रही है, उसको ये पता लग गया श्योरली जो अंदर चमक आ रही है ना, वो पक्का और पक्का इस प्लेट से आ रही है। किस प्लेट से आ रही है, ये वाली प्लेट से। तो उसने गैस किया, उसने फिर ऐसे बनाया, वो कहता रेज पक्का ऐसे आ जा रही है,
इस डायरेक्शन पे जा रही है, ठीक है, तब बेटा उसने इस रेस को स्पेशल नेम दिया, दैट इज कैथोड रेस। कौन सी रेस बच्चे? कैथोड रेस। बेटा कैथोड रेस नाम क्यों दिया? बिकॉज ये वाली रेस कहाँ से ओरिजिनेटेड हो रही है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है? कैथोड प्लेट से स्टार्ट हो रही है। किस प्लेट से? कैथोड प्लेट से। दैट इज वाई बच्चे इसने इस प्लेट को, इस रेस को स्पेशल नाम दिया, दैट इज कैथोड रेस। क्यों कैथोड रेस दिया? बिकॉज ये वाली जो रेज स्टार्ट हो रही है ना, वो किस प्लेट से स्टार्ट हो रही है? कैथोड प्लेट से स्टार्ट हो रही है। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चे? तो आगे देखते हैं। सो बच्चे इसने नेक्स्ट एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसका नेम बोला जाता है पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट। बेटा इसमें उसने क्या किया, आप सभी ने ना अपनी लाइफ में ये एक पक्का सा देखा होगा, जो हमारी कई बार अगर आप किसी फेयर में गए हो, कभी मेले में गए हो, तो वहाँ पे होते हैं ये वाले। अगर ये वैसे, अगर इसको ऐसे स्टेशनरी रखती हो तो ये ऐसे रेस्ट पे रहता है। अगर मान लो इस पक्खे को, इसको हाथ में, ये मान लो ये एक मार्कर है, ऊपर एक इसके पक्खे से लगा होता है, ठीक है। अगर इसको मूव करते हो ना थोड़ा आप, तो ये पक्खा घूमने लगता है। जो अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको एक बात बताता हूँ, मान लीजिए बेटा आपने सभी हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में पढ़ रखा है। हाइड्रो पावर प्लांट में बेसिकली क्या होता है, आपने कभी देखा हो तो बेटा ऐसा होता है, वो यहाँ पे पानी स्टोर होता है, हमारे यहाँ पे पानी स्टोर होता है, ठीक है। जब बेटा ये वाला पानी नीचे गिरता है ना, ये वाला पानी नीचे गिरता है हाइड्रो पावर प्लांट में, बेसिकली यहाँ पे जो पानी होता है ये अर्थ से कुछ हाइट पे है, अर्थ से कुछ यहाँ पे है, हाइट पे है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है बेटा इसके पास। कौन सी एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बेटा जब ये पानी नीचे आता है, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगती है, बिकॉज हाइट कम होने लगती है। सो ये वाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ बेटा? मुझे बिकॉज इसको पैडल व्हील के बारे में मुझे बताना है आपको, हल्का सा थोड़ा ध्यान से समझना। मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे, बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमारे पास पानी है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? पानी है। जब बेटा ये पानी कुछ हाइट पे है तो इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, बिकॉज इस पानी के पास मास भी है, इस पानी के पास मास भी है। और जब पानी नीचे आएगा, कुछ वेलोसिटी के साथ नीचे आएगा, जब कुछ वेलोसिटी के साथ नीचे आएगा बच्चे, उसको नाम देते हैं मोमेंटम का। इसका मोमेंटम का क्या होता है सर? मोमेंटम इज नथिंग बेटा, एक ऐसी बॉडी जिसके पास मास भी हो एंड वेलोसिटी भी हो, उसे किसका नाम देते हैं? मोमेंटम का, ठीक है। अब मैंने क्या बोल रहा हूँ बच्चे, ये पानी के साथ, पानी के पास मास भी है, जब पानी नीचे आएगा तो उसके पास वेलोसिटी भी होगी। इन अदर वर्ड्स मैं बोल सकता हूँ पानी के पास क्या होगा बच्चे? मोमेंटम होगा, ठीक है। जब बेटा पानी नीचे आएगा, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी में क्यों कन्वर्ट हो जाएगी बेटा? जैसे जैसे पानी नीचे आ रहा है, इसकी हाइट कम हो रही है, सो काइनेटिक, ये वाली एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो बेटा जब ये काइनेटिक एनर्जी, काफी फास्ट पानी आ रहा है, तो हम नीचे क्या लगा देते हैं? अपनी एक टरबाइन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एक टरबाइन लगा देते हैं। तो इस टरबाइन को लगाने के बाद हम क्या करते हैं? ये वाली टरबाइन रोटेट करना शुरू कर जाती है। जब ये टरबाइन रोटेट करती है तो बच्चे हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा लेते हैं। समझ पा रहे हो? सिमिलरली बच्चा इसने भी क्या किया, एक पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट किया। इसने एक व्हील लगा दिया यहाँ पे एक ब्लॉकेज कर दी, ताकि ब्लॉकेज, क्योंकि बिकॉज जब भी मान लो यहाँ पे आपको पता है रेज ना ट्यूब के अंदर ऐसे ऐसे जा रही है। रेज कैसे जा रही है? बिल्कुल इस वे से जा रही है। मुझे एक बात बताओ, कभी ऐसा होता है कि एक पक्का है, मान लो ये वाला, ऐसा एक फैन था, ठीक है, और इसको यहाँ पे मान लो विंडो थी, यहाँ पे ये विंडो है मान लो, जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से सन की रे आ रही है, यहाँ से सन की रे आ रही है। क्या कभी ऐसे हुआ है सन की रे के साथ ये पक्का घूमने लग जाए? कभी नहीं घूमता ना बच्चे। सन की रे के साथ पक्का क्यों नहीं घूमता? बिकॉज सन के रेज के पास वेलोसिटी तो होती है, लेकिन सन की रेज के पास ना मास नहीं होता। बिकॉज सन की जो रेज होती है ना, वो पार्टिकल का काम नहीं करती, हमेशा मास एंड वेलोसिटी पार्टिकल के पास होती है, ठीक है। सन की वेलोसिटी तो पता ही है, लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो बट अब उसका मास नहीं होता। क्लियर है इतनी बात फिलहाल आपके लेवल पर? तो बेटा आप इसी तरह इसने भी ये एक्सपेरिमेंट किया। जब इसने एक पक्खा लगाया अंदर, इसने क्या ऑब्जर्व करा, इसने बच्चे क्या ऑब्जर्व करा, थोड़ा ध्यान से देखना। सो बेटा इसने क्या देखा कि जब इसने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया, इसने क्या देखा, जब अंदर पैडल व्हील लगाया ना, तो इसने देखा जो पैडल व्हील ना अब घूमने शुरू कर गया। ये पैडल व्हील घूमने लगा। सो बेटा पैडल व्हील घूमने का मतलब क्या है? जो हमारी रेज है ना, वो एज ए रे का काम नहीं कर रही, वो एज ए पार्टिकल का काम कर रही है। ये एक्सपेरिमेंट से बेटा उसने क्या प्रूव किया, जो कैथोड रेज है अंदर, जो कैथोड प्लेट से नोड प्लेट की तरफ जा रही है, वो कैथोड रे का नेचर कैसा है बच्चे? एक पार्टिकल नेचर है। कैथोड रे का नेचर कैसा है? पार्टिकल नेचर है। बिकॉज पार्टिकल नेचर के कारण ही ये वाला पैडल है ना घूम रहा है। अगर पार्टिकल नेचर ना होता, अगर रे नेचर होता, तो कभी भी ये वाला पक्खा घूमना नहीं था, ये वाला व्हील घूमना नहीं था। लाइक जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, कभी भी सन रे से ये पक्खा तो नहीं घूमता, हमेशा इसको क्या चाहिए? हवा चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, विंड एनर्जी चाहिए, जिसके कारण ये घूमेगा। सिमिलरली बच्चा इसने यहाँ पे गैस कर लिया कि जो भी अंदर रेस ट्रेवल कर रही है ना, उसका नेचर, वो रे तो जरूर बोल रहे हैं, बट इस कैथोड रे का नेचर कैसा है?
पार्टिकल नेचर है इस रेस का। इतनी बात समझ में आ रही है। तो चलिए बेटा इसने एक और एक्सपेरिमेंट किया, थोड़ा ध्यान से समझना बेटा। इसने क्या किया, इसी प्लेट के साथ, इसी ट्यूब के साथ इधर दो प्लेट्स लगा दी, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट। ये देखना ध्यान से, इसी सेटअप पे उसने क्या करा, एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी, इधर नीचे लगा दी नेगेटिव प्लेट। ठीक है। तो बेटा जब उसने एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट लगा दी ना बैटरी की, एक सेल की, तो उसने क्या ऑब्जर्व करा, ये वाली जो रेज थी ना, ये वाली रेज इसकी तरफ जाने लगी, इस साइड जाने लगी। ठीक है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी। तो बेटा यहां से हमें क्या कंक्लूजन निकलता है कि पक्का पॉजिटिव चार्ज की तरफ तो कौन सा चार्ज अट्रैक्ट होता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होता है। इट मीन्स बेटा इस वाले तीसरे अभी तक उसने 3 एक्सपेरिमेंट किए। पहला एक्सपेरिमेंट कौन सा था, जिसमें उसने अपना लॉकेट उतार कर रख दिया था। उसने वहां से कंक्लूजन ये निकाला था कि हमेशा जो कैथोड रेज होती है ना, वो नेगेटिव टर्मिनल टू यानी कि कैथोड से प्लेट से लेकर एनोड प्लेट तक जाती है। दूसरा उसने एक्सपेरिमेंट किया बच्चे, उसने एक पैडल व्हील लगा दिया, पैडल व्हील घूमने लग गया। वहां से उसने ये कंक्लूजन निकाला कि ये वाली जो रेज है ना, उसका नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर है। तो तीसरा बच्चे उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया, जिसमें उसने 2 प्लेट्स लगा दी, पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट। तो जो रेज जा रही थी ना बच्चे, वो वाली रेस किस तरफ अट्रैक्ट होने लगी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होने लगी। पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होने का मतलब बच्चे क्या था कि उसको यहां से ये वाला उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि पक्का और पक्का हमेशा डिफरेंट चार्जेस यानी कि डिसलाइक चार्जेस, ध्यान से समझना, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चे, अट्रैक्ट करते हैं। हमेशा क्या करते हैं बच्चे, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इट मींस उसने सोचा अगर पॉजिटिव प्लेट की तरफ रेज अट्रैक्ट हो रही है, पक्का और पक्का ये वाली जो रेज है यानी कि ये वाला जो पार्टिकल नेचर है, उस पार्टिकल पर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे। ये पार्टिकल नेचर तो बता दिया था, लेकिन तीसरे सेटअप पे उसने क्या बताया, तीसरे एक्सपेरिमेंट से उसने क्या बताया कि इस पार्टिकल चार्ज भी कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज क्यों होगा बच्चे, बिकॉज ये वाले जो रेस थी, ये वाले जो पार्टिकल थे, किस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। दैट्स वाई उसने कंक्लूजन निकाला कि इस रेस पर चार्ज फिर कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है बच्चे। तो अभी तक बच्चे इसने 3 एक्सपेरिमेंट करे, है ना। पहला एक्सपेरिमेंट कौन सा था, जिसने जब इसने अपना लॉकेट रखा कैथोड रे ट्यूब में से, इसे कौन सा नाम देते हैं बच्चे, कैथोड रे ट्यूब, CRT का। बिकॉज ये जो रेस थी ना, जो अंदर चमक थी, हमने उनका नाम कौन सा रखा, कैथोड रे रखा। और इस पूरे सेटअप को कौन सा नाम दिया, कैथोड रे ट्यूब सेटअप का नाम दिया गया। ठीक है, किसने दिया, जे थॉमसन ने दिया। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चे। अब हुआ क्या, ध्यान से देखो। पहले एक्सपेरिमेंट में उसने ये चीज प्रूव करी कि हमेशा ये वाली जो रेज है ना, कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट की तरफ मूव करती है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में बच्चे उसने एक व्हील रखा, पैडल व्हील, और पैडल व्हील घूमना स्टार्ट कर गया। तब उसने ये कंक्लूजन निकाला कि अंदर जो भी रेज है ना, उनका नेचर कैसा, पार्टिकल नेचर है। बिकॉज एक पार्टिकल ही होता है जिसके पास एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि जिसके पास मोमेंटम होता है, मास होता है, और उसके पास वेलोसिटी होती है, जो किसी चीज़ को घुमाने की क्षमता रखता है। कभी भी लाइट रेज होती है, वो क्षमता नहीं रखती किसी पैडल व्हील को घुमाने की। इसलिए इसने बोला कि पक्का जो रेज है ना, अगर पैडल व्हील को घुमा रही है, श्योरली ये वाली रेज पार्टिकल नेचर का काम कर रही है। ठीक है। तो तीसरी बात बच्चे इसने क्या किया, तीसरी बार इसने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इसने पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट लगा दी। पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट लगाने के बाद इसने क्या ऑब्जर्व करा कि ये वाली जो रेस थी ना, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। इट मींस इसने ये कंक्लूजन निकाला कि ये वाले जो पार्टिकल है, उन पर चार्ज कौन सा होगा बच्चे, नेगेटिव चार्ज होगा। और इसने बातें पता क्या करी बच्चे, इसने एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट करा। अभी तक इसने कौन सी गैस फिल की हुई थी, हीलियम गैस। फिर इसने बच्चे गैसेस चेंज करनी शुरू कर दी। इसने ना अभी मैंने बताया, इसने प्लेट्स भी, ये तो मेटेलिक प्लेट बोला है मैंने, इसने तरह तरह की मेटेलिक प्लेट्स ली। कभी एल्यूमिनियम लेने शुरू कर दिया, कभी कोई और प्लेट मेटेलिक प्लेट लेने शुरू कर दी। बट ध्यान से समझना, इसने जब गैसेस बेटा चेंज की ना, कभी हीलियम ले ली, कभी आर्गन ले ली, कभी नियोन ले ली, लेकिन अनर्ट गैस ही है। तो इसने क्या देखा, तब भी ये पार्टिकल का नेचर कैसा था, सेम ही था। तब भी ये पार्टिकल सेम बिहेवियर ही शो कर रहे थे। फिर इसने क्या करा बच्चे, ये एनोड प्लेट को चेंज कर दिया। पहले मान लो एल्यूमिनियम की लगाई थी, पहले मान लो कोई और लगाए रखी है, ठीक है, किसी और मटेरियल की, ठीक है, मान लो एल्यूमिनियम की है, तो उसके बाद इसने कोई और मटेरियल चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी नेचर क्या आ रहा था बच्चे, सेम ही आ रहा था। इट मीन बच्चे ये इसने क्या कंक्लूजन निकाला कि कभी भी अंदर चाहे गैस चेंज कर दो, चाहे एनोड प्लेट चेंज कर दो, कोई भी चेंज एक्सपेरिमेंट में आपके नहीं आएगी। बेटा इस एक्सपेरिमेंट के बाद उसको स्पेशल नाम दिया गया सर जे थॉमसन। कौन सा, सर जे थॉमसन। मैंने आपको बताया था, उसने पहले ही नेम दे दिया गया था वैसे तो उसको, कि उसने जब अपने रूम में ये सारा प्रोसीजर कर दिया था जैसे हाइट पे होता है, जब जैसे बिजली चमकती है। क्लियर है बच्चे, तो इतनी बात समझ में आ रही है। ये था बच्चे, इसने इट मीन इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो डिस्कवर हुए, इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को नेम दिया गया इलेक्ट्रॉन।
क्या दिया गया बच्चे? इलेक्ट्रॉन। इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को इसने स्पेशल नेम दिया जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये कब डिस्कवर हुआ था ये वाला इलेक्ट्रॉन? 1897 में। ठीक है, ये भी आपको रिमेंबर होना चाहिए बेटा। अब आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, अभी तो बेटा अभी इसने क्या डिस्कवर है? अभी इसने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल डिस्कवर करे हैं। वो कहाँ से डिस्कवर हुए हैं? कैथोड रे से डिस्कवर हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद ना इसके पास एक बड़ा चैलेंज था। किसी ने इसको पूछा कि इस इलेक्ट्रॉन पर मास कितना होगा, इसका इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, और इस इलेक्ट्रॉन फिर उसके बाद बच्चे दुनिया वालों ने इसको और एक चैलेंज दिया कि बता तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, यानी कि इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का चार्ज क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का मास क्या होगा। बिकॉज चार्ज तो तभी होगा, चार्ज तो होगा ही होगा, बिकॉज ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, पक्का चार्ज बॉडी तो है तभी अट्रैक्ट हो रही है, तो चार्ज क्या होगा, कितना होगा। तो बेटा ये इसने बड़ा जोर लगाया लेकिन ये बता नहीं पाया था। ठीक है, फिर किसी बाद में धीरे धीरे डिस्कवरीज होती रही, धीरे धीरे स्टडी होती रही, तो क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है बच्चे? 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव यानी कि नेगेटिव 1 यूनिट बोला जाता है, नेगेटिव 1 यूनिट्स। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज एज्यूम किया हमने? नेगेटिव 1 यूनिट्स। एंड बेटा मास कितना एज्यूम किया गया इलेक्ट्रॉन का? विच इज 1/1840 ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी कि जितना हाइड्रोजन एटम का मास है ना, उसका 1/1840 कर दो, उतना मास इलेक्ट्रॉन का होगा। तो बच्चे 1/1840 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? काफ़ी छोटी चीज़ मिलेगी ना। आपको पता है 1/1 एनी बिग चीज़, 1/एनी बिग चीज़ क्या होती है? वेरी वेरी स्मॉल चीज़, है ना। तो यानी कि ये काफ़ी स्मॉल नंबर मिलेगा। सो तभी हम नेग्लिजिबल मास का मानकर चलते हैं इलेक्ट्रॉन का। क्या मानकर चलते हैं? नेग्लिजिबल मास। अगर आपसे कोई एग्जैक्टली पूछ ले कि कितना नेग्लिजिबल, तो आप बोल सकते हो 1/1840 ऑफ हाइड्रोजन एटम। जितना हाइड्रोजन का उसका 1/1840 कर दो, वो हमारा किसका मास होगा बच्चे? इलेक्ट्रॉन का मास होगा। लेकिन विच इज़ वेरी नेग्लिजिबल, है ना, काफ़ी नेग्लिजिबल होगा। इसलिए निगलेक्ट कर देते कि मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है बच्चे? काफ़ी ज़्यादा नेग्लिजिबल है। सो बच्चे ये था हमारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट आए तो मेरे से पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।